जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीकॉम तृतीय वर्ष एवं एमकॉम लेखांकन पूर्वार्ध के आज हम इस दूसरे व्याख्यान में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो विभिन्न धाराओं में आयकर अधिनियम 1961 में दी गई है के बारे में विस्तार से वर्णन सीखने जा रहे हैं। आयकर अधिनियम 1961 को समझने के लिए यह आवश्यक है कि अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाओं को स्पष्टता समझा जाए। आयकर अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न महत्वपूर्ण परिभाषाओं का वर्णन आयकर अधिनियम की धारा 2 व 3 में किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, करदाता। एसएससी। करदाता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी हो। इसके अंतर्गत करदाता की परिभाषा में निम्न वर्णित को भी शामिल किया जाएगा। नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जिस पर की आय के निर्धारण के लिए या हानि की राशि के निर्धारण के लिए या आयकर की वापसी के लिए कोई कार्यवाही की गई हो या आयकर अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन हो। नंबर 2, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता मान लिया गया है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, किसी करदाता की मृत्यु के पश्चात उसके वैधानिक उत्तरदायी को मृतक करदाता की आय पर कर देने के लिए करदाता माना जाता है। नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, अवयस्क पागल तथा विदेशी व्यक्ति के प्रतिनिधियों को ऐसे व्यक्तियों की आय के संबंध में करदाता समझा जाता है। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी चूक के कारण करदाता मान लिया जाता है। एसएससी इन डिफॉल्ट। एग्जाम्पल, लाभांश, बीमा कमीशन, वेतन आदि का भुगतान करते समय भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह आयकर की निर्धारित दर से कटौती करके शेष राशि का ही भुगतान करे। बिना आयकर काटे भुगतान करने की स्थिति में भुगतान करने वाले व्यक्ति को चूक के कारण, गलती के कारण करदाता मान लिया जाता है। नंबर 2, व्यक्ति, पर्सन। आयकर अधिनियम के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है वे इस प्रकार है। नंबर 1, व्यष्टि, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से तात्पर्य एक प्राकृतिक प्राणी से है जो अस्तित्व में है, लिविंग बीइंग है। इसमें पुरुष, स्त्री, नाबालिग बच्चा, पागल, मंदबुद्धि आदि सभी सम्मिलित है। नाबालिग एवं पागल व्यक्तियों की आय पर कर उनके प्रतिनिधि के माध्यम से लगाया जाता है। ट्रस्ट के ट्रस्टी भी इसी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। नंबर 2, एक हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी परिभाषा में हिंदू अधिनियम में दी गई परिभाषा को मान्य किया गया है, जिससे तात्पर्य एक ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार से है जिसमें परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा पूर्वजों के व्यवसाय व संपत्तियों से आय अर्जित की जाती है। इस परिवार में जन्म से व्यक्ति सदस्य बनता है। सभी पुरुष सदस्य, उनकी पत्नियां तथा पुत्रियां, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, परिवार की सदस्य कहलाएगी। नंबर 3, एक कंपनी। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका स्वयं का कानूनन अस्तित्व होता है, जो सार्वमुद्रा से जाना जाती है। इनकी पूंजी अंशों में विभक्त होती है। वह इनके अंशधारकों का दायित्व सीमित होता है। ये किसी न किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती है। नंबर 4, एक फर्म। फर्म से तात्पर्य साझेदारी संस्थान से है। यह व्यक्तियों के मध्य ऐसा संबंध अथवा समझौता है जो किसी व्यवसाय के लाभों को निश्चित अनुपात में विभाजन करने हेतु किया जाता है। जो व्यक्ति साझेदारी संस्था में प्रवेश लेता है वह साझेदार कहलाता है। वह कोई भी व्यक्ति, कंपनी, हिंदू अविभाजित परिवार या अन्य साझेदारी संस्था हो सकती है। वह जिस नाम से ये साझेदार व्यवसाय चलाते हैं वह साझेदारी संस्थान या फर्म कहलाती है। वित्त अधिनियम 2009 से एक फर्म सीमित दायित्व वाली भी हो सकती है। फर्म पंजीकृत भी हो सकती है और अपंजीकृत भी हो सकती है। भारत में फर्मों का पंजीयन साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 5, व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स से तात्पर्य कई व्यक्तियों, जिसमें कई व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म,
कंपनी या अन्य व्यक्तियों का समूह जो किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित होते हैं। व्यक्तियों का समूह यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जिसमें केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही सदस्य हो सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्संस का भाग माना जाता है। नंबर 6, स्थानीय सरकार या सत्ता, लोकल अथॉरिटी एक ऐसी कानून द्वारा निर्मित संस्था है जो एक विशेष छोटे क्षेत्र के कोष के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा स्थापित होती है। इसमें पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर विकास न्यास, बंदरगाह आदि सम्मिलित होते हैं। नंबर 7, अन्य कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन्स, जिनको जूरिडिकल आर्टिफिशियल पर्सन्स भी कहा जाता है। इनसे तात्पर्य ऐसे संस्थानों से है जो अप्राकृतिक होते हैं किंतु उनका अस्तित्व होता है। इनका प्रबंधन प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा होता है। भगवान, देवी देवता आदि इसी श्रेणी के कृत्रिम व्यक्ति होते हैं। यदि वैधानिक अस्तित्व रखने वाले अन्य व्यक्ति उपरोक्त बताए गए किसी भी वर्ग में सम्मिलित न हो तो वो भी इसी वर्ग में सम्मिलित होंगे, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय आदि। नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष। आयकर अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष का अभिप्राय उस अवधि से है जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो। उदाहरणार्थ, कर निर्धारण वर्ष 2019-20 जो 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त होगा। इसी प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2020-21 जो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होगा। वर्तमान में यही कर निर्धारण वर्ष चल रहा है। नंबर 4, गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। उदाहरणार्थ, कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से संबंधित गत वर्ष का अभिप्राय 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि से होगा, जिसे गत वर्ष 2018-19 कहा जाएगा। इसी प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से संबंधित गत वर्ष का अभिप्राय 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2020 की अवधि से होगा, जिसे गत वर्ष 2019-20 कहा जाएगा। नए व्यापार की स्थिति में या आय का नया साधन अस्तित्व में आने की स्थिति में जिस तिथि को नया व्यापार प्रारंभ किया जाता है या जिस तिथि को आय का नया साधन अस्तित्व में आता है, उस तिथि से वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक की तिथि को, उसी अवधि को गत वर्ष माना जाएगा। उदाहरणार्थ, करदाता अपना व्यवसाय 1 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ करता है तो उसका गत वर्ष 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि ही होगी। सामान्य नियम, गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है, अर्थात गत वर्ष में जो आय कमाई जाएगी उसका निर्धारण एवं कर संबंधी दायित्व उत्पन्न किया जाएगा उसके तुरंत बाद वाले वर्ष में जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और जिसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाएगा। परंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। यह सामान्य नियम है, अर्थात जहां पर अपवाद लागू नहीं होते वहां पर गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाएगा, परंतु जहां अपवाद लागू होते हैं वहां पर जिस वर्ष में आप आय कमाते हैं अर्थात गत वर्ष में ही गत वर्ष का कर निर्धारण कर उसे कर निर्धारण वर्ष मानकर उसी वर्ष में यानी गत वर्ष में ही कर लगा दिया जाता है। इन अपवादों का अब हम विस्तृत वर्णन सीखेंगे। नंबर 1, अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। अनिवासी करदाताओं को भारतीय बंदरगाह से सामान, पशु, डाक, यात्री आदि को ले जाने से ऐसे माल के लिए प्राप्त या प्राप्य राशि का 7.5% जहाज के मालिक की कर योग्य आय मानी जाती है और उसी पर कर लगता है जिस वर्ष वह अर्जित की गई हो, बशर्ते कि जहाज का मालिक का कोई एजेंट भारत में ना हो। जहाज रवाना होने से पूर्व या जहाज का मालिक ऐसा प्रबंध करे जिससे कर का भुगतान एवं आय की विवरणी 30 दिन के अंदर अंदर सरकार को प्राप्त हो जाए। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार ऐसे व्यष्टि का कर निर्धारण गत वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर संपन्न हो जाना चाहिए। नंबर 2, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। यदि कोई व्यक्ति
भारत छोड़कर जा रहा है तथा उसका वापस भारत आने का तुरंत कोई इरादा नहीं है, यानी एक लंबी अवधि के लिए, नौकरी आदि के लिए वह भारत छोड़कर जा रहा है, तो जिस वर्ष में वह भारत छोड़कर जा रहा है उस वर्ष का कर भी भारत छोड़कर जाने से पूर्व वाले वर्ष में ही, यानी जिस वर्ष में वह भारत छोड़कर जा रहा है उसी वर्ष में कर चुकाना पड़ेगा और इसके लिए कर निर्धारण वर्ष के आने का इंतजार नहीं किया जाएगा। नंबर 3, ऐसे निकाय जो अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हों। कर निर्धारण वर्ष 2004-5 से व्यक्तियों का संघ या समुदाय जो किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया है तथा जो गत वर्ष की समाप्ति से पूर्व स्वयं ही समाप्त हो जाने वाला है, तो कर निर्धारण अधिकारी उसे उसी वर्ष में कर योग्य घोषित कर उस पर कर आरोपित कर देगा। ऐसी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। नंबर 4, कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण। यदि आयकर अधिकारी की राय में कोई करदाता कर बचाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति या अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, तो ऐसी स्थिति में आयकर का निर्धारण संपत्ति हस्तांतरण करने वाले वर्ष में ही तुरंत कर दिया जाएगा, यानी गत वर्ष में ही गत वर्ष की आय पर कर लगा दिया जाएगा। कर निर्धारण वर्ष के आने का इंतजार नहीं किया जाएगा। नंबर 5, व्यापार बंद होने की दशा में। यदि करदाता के व्यापार या पेशे के बंद होने की स्थिति में उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह व्यापार बंद होने के 15 दिन के अंदर आयकर अधिकारी को इस तथ्य से अवगत करावे। व्यापार बंद होने की स्थिति में गत वर्ष की समाप्ति की तिथि से निर्धारण वर्ष से व्यापार के समाप्त होने तक की अवधि को ही उस निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष माना जाता है। ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी द्वारा पिछले गत वर्ष की समाप्ति से व्यापार बंद होने तक की तिथि के लाभ की राशि की गणना की जाती है तथा कर निर्धारण का कार्य तुरंत संपन्न कर लिया जाता है, यानी वास्तव में कर निर्धारण वर्ष के आने का इंतजार नहीं किया जाता है। हम अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी डेफिनेशन है और वह हमारे आय पर लगाए जाने वाले कर के डायरेक्शन को निर्धारित करती है। क्योंकि आय पर कर लगता है इसलिए आय की परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। आय यानी इनकम, आयकर चूंकि आय पर लगता है अतः यह आवश्यक है कि आय शब्द की परिभाषा को स्पष्ट समझा जाए। आयकर अधिनियम 1961 में आय की स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषा नहीं दी गई है। केवल अधिनियम की धारा 2 सब सेक्शन 24 में उन मदों का उल्लेख किया गया है जिन्हें आय में सम्मिलित किया जाता है। इस धारा के अनुसार आय में निम्न मदों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, लाभ, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। नंबर 2, लाभांश, डिविडेंड, धारा 222E के अंतर्गत। नंबर 3, पूर्णतः या मुख्यतः सरकारी वित्त संचालित संस्थान को छोड़कर कोई पुण्यार्थ एवं धार्मिक प्रन्यास, वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, खेल संघ, विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान, अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थान जो धारा 10 सब सेक्शन 23C में उल्लेखित है को प्राप्त कोई स्वैच्छिक अनुदान की राशि। नंबर 4, अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ का मूल्य जो धारा 17(2) और 3 के अंतर्गत कर योग्य है। नंबर 5, अपने कार्यकाल के कर्तव्य निर्वहन के लिए कर्मचारी को कार्यालय से आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु कोई विशिष्ट भत्ते या लाभ उपयुक्त मद संख्या 4 में वर्णित अनुलाभों को छोड़कर। नंबर 6, करदाता जहां नियुक्त है या जहां पर वह सामान्यतः रहता है वहां उसके निजी व्ययों की पूर्ति हेतु या जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु प्राप्त स्वीकृत विशेष भत्ते। कंपनी के संचालक या अन्य ऐसे व्यक्ति जिनका कंपनी में सार्वजनिक हित हो या इनके लिए किसी संबंधी को कंपनी से प्राप्त लाभ या अनुलाभ की राशि या कंपनी के द्वारा उक्त व्यक्तियों के लिए किए गए ऐसे दायित्वों का भुगतान जो यदि कंपनी नहीं करती तो इन व्यक्तियों को करना पड़ता, यह दिया गया है सब सेक्शन 7 में। सब सेक्शन 8, यदि किसी प्रतिनिधि करदाता द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य जिसके हितों के लिए उस प्रतिनिधि करदाता को आय प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसे व्यक्ति को हिताधिकारी यानी बेनिफिशियरी कहा जाता है। प्रतिनिधि करदाता द्वारा चुकाई गई ऐसी राशि जो प्रतिनिधि करदाता द्वारा न चुकाए जाने पर हिताधिकारी व्यक्ति को चुकानी पड़ती, उस हिताधिकारी व्यक्ति की आय मानी जाएगी। सब सेक्शन 9, धारा 28 के वाक्यांश 2 व 3 या धारा 41 या धारा 59 के अंतर्गत कर योग्य राशि। इन धाराओं का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1,
मैनेजिंग एजेंसी या कंपनी में प्रबंधक संबंधी पद की समाप्ति पर प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की राशि। नंबर 2, व्यापार या पेशे से संबंधित किसी संघ द्वारा अपने सदस्यों को विशेष सेवा प्रदान करने से प्राप्त होने वाली आय। नंबर 3, व्यापार या पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत किसी व्यय, हास, डूबत ऋण, हानि या संचय आदि के संबंध में पूर्व में स्वीकृत कटौती से संबंधित राशि जो गत वर्ष में वसूल हो गई हो। नंबर 4, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत किसी व्यय, हास, डूबत ऋण, हानि या संचय आदि के संबंध में पूर्व में स्वीकृत कटौती से संबंधित राशि जो गत वर्ष में वसूल हो गई हो। नंबर 10, धारा 28 वाक्यांश 3A के अंतर्गत कर योग्य आय अर्थात अनुज्ञा पत्र, इंपोर्ट लाइसेंस के विक्रय से होने वाला लाभ। धारा 28 वाक्यांश 3B के अंतर्गत कर योग्य आय अर्थात निर्यात के संबंध में सरकार से प्राप्त होने वाली नगद राशि या सहायता राशि। सबसेक्शन 12 के अंतर्गत कर योग्य आय अर्थात सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में वापसी, ड्यूटी ड्रॉबैक की राशि। सबसेक्शन 13 धारा 28 वाक्यांश 4 के अंतर्गत किसी लाभ या अनुलाभ की कर योग्य राशि अर्थात किसी व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ या अनुलाभ की राशि जो कि मुद्रा में परिवर्तनशील हो या ना हो। सबसेक्शन 14 धारा 28 वाक्यांश 5 के अंतर्गत कोई भी कर योग्य राशि अर्थात एक साझेदारी फर्म में साझेदार को प्राप्त या प्राप्य ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य किसी पारिश्रमिक की राशि। 15 आयकर अधिनियम की धारा 28(5)A में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि यदि कोई करदाता किसी व्यवसाय की कोई क्रिया न करने, तकनीकी ज्ञान का लाभ न लेने अथवा किसी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक अधिकार का प्रयोग न करने का अनुबंध करने के बदले कोई राशि प्राप्त करता है तो ऐसी प्राप्त राशि को भी आय माना जाएगा। 16 धारा 45 के अंतर्गत कर योग्य पूंजी लाभ। 17 बीमा व्यवसाय के लाभ जो कि पारस्परिक बीमा कंपनी या सहकारी समिति के द्वारा चलाया जा रहा हो। 18 लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, घुड़दौड़ सहित ताश के खेल या जुए या शर्त की प्रकृति के खेल से जीती गई राशि भी आय मानी जाती है। 19 करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से किसी प्रोविडेंट फंड या सुपरएनुएशन फंड या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 या कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्थापित किसी अन्य कोष से प्राप्त अंशदान की राशि। 20 प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी यानी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी धारक को पॉलिसी की परिपक्वता पर यदि कोई राशि जिसमें बोनस भी शामिल होगा प्राप्त होती है तो ऐसी प्राप्त राशि धारा 224(11) के अंतर्गत कर योग्य मानी जाएगी। यदि ऐसी पॉलिसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों के लिए ली है तो कर्मचारी को प्राप्त राशि धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन शीर्षक से आय के अंतर्गत कर योग्य होगी। यदि ऐसी पॉलिसी ऐसे व्यक्ति के लिए ली गई है जो व्यापार या पेशा चलाता है तो ऐसी पॉलिसी पर प्राप्त राशि व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। यदि पॉलिसी उक्त दो के अतिरिक्त अन्य किसी बीमा योग्य हित इंश्योरेबल इंटरेस्ट के कारण ली गई है तो पॉलिसी की प्राप्त राशि अन्य साधन से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि पॉलिसी परिपक्वता से पूर्व किसी को भी प्रतिफल सहित अथवा प्रतिफल रहित राशि हस्तांतरित कर दी गई है तो भी ऐसी पॉलिसी पर परिपक्वता पर प्राप्त राशि प्राप्तकर्ता के लिए अन्य साधन से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। 21 यदि 1/4/2003 के बाद किंतु 1/4/2012 से पूर्व निर्गमित जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में किसी भी वर्ष चुकाया गया प्रीमियम बीमित राशि के 20% से अधिक हो गया हो तथा 1/4/2012 या उसके पश्चात ली गई बीमा पॉलिसी का प्रीमियम बीमित राशि के 10% से अधिक हो गया हो तो पॉलिसी के संबंध में प्राप्त एक मुश्त राशि को आय मानते हुए कर योग्य किया जाएगा। परंतु यदि इस प्रकार से प्राप्त राशि बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में प्राप्त हो तो वह कर मुक्त होगी। यदि पॉलिसी 1/4/2013 या इसके पश्चात निम्न व्यक्तियों के जीवन पर ली गई हो तो बीमा प्रीमियम की राशि बीमा राशि के 15% से अधिक हो तो परिपक्वता पर प्राप्त राशि को आय मानते हुए कर योग्य किया जाएगा। परंतु मृत्यु की दशा में यहाँ पर प्राप्त राशि भी कर मुक्त होगी।
शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जिनका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 80U में किया गया है। व्यक्ति ऐसे बीमारी से ग्रसित है जिनका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 80DDB के नियमों में किया गया है। यदि उक्त दोनों व्यक्तियों की पॉलिसी 1/4/2012 या इसके पश्चात परंतु 1/4/2013 से पहले को ली गई हो तथा प्रीमियम की राशि बीमा राशि के 10% से अधिक हो तो परिपक्वता पर प्राप्त राशि को आय माना जाएगा। संबंधियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त उपहार, चल एवं अचल संपत्तियों या कोई नगद राशि 50,000 रुपये से अधिक प्राप्त होने पर आय कर योग्य होगी, यानी 50,000 रुपये तक की राशि कर मुक्त होती है। संबंधी से प्राप्त उपहार एवं विवाह के अवसर पर किसी से भी प्राप्त उपहार बिना किसी सीमा के कर मुक्त होते हैं। यदि उपहार व्यापारिक अथवा पेशागत संबंधों के कारण प्राप्त हो तो सदैव कर योग्य होगा, चाहे राशि 50,000 रुपये से कम ही क्यों न हो। यह पॉइंट नंबर 22 था। 23, अपने सदस्यों द्वारा संचालित सहकारी समिति को बैंकिंग व्यवसाय से आय। 24, यदि किसी संकुचित नियंत्रण वाली कंपनी यानी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अंश निर्गमन पर बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर अंश निर्गमन किया है तो ऐसा अधिक कंपनी की आय मानी जाएगी। 25, किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण अनुबंध पर प्राप्त अग्रिम राशि यदि जब्त कर ली जाती है तो ऐसी जब्त राशि कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने मकान संपत्ति को 5 लाख रुपए में बेचने का अनुबंध करता है और 50,000 रुपये तुरंत एडवांस के रूप में प्राप्त करता है, शेष राशि 4,50,000 रुपये का भुगतान 3 महीनों में दिए जाने की शर्त तय होती है। 3 महीनों के दौरान विक्रेता द्वारा क्रेता से राशि प्राप्त नहीं होती है तो वह 50,000 रुपये की अग्रिम प्राप्त की गई राशि को जब्त कर लेता है। यह जब्त की गई राशि प्राप्त होने वाले वर्ष की कर योग्य आय मानी जाएगी। नंबर 26, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में किसी भी प्रकार की प्राप्त सहायता या ग्रांट या नगद प्रलोभन, अनुदान वापसी, ड्यूटी ड्रॉबैक अनुदान को भी आय की परिभाषा में शामिल किया गया है, किंतु इसमें इन आयों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिनका विवरण हम अब बात बताने जा रहे हैं। नंबर 1, सरकारी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत दी गई सहायता, उदाहरणार्थ एलपीजी गैस सहायता। नंबर 2, छात्रवृत्ति शिक्षण संस्थान द्वारा शुल्क वापसी। नंबर 3, किसी विशेष संपत्ति को क्रय करने पर सरकार अथवा अन्य संस्थानों द्वारा दी गई सहायता। ऐसी सहायता की राशि की संपत्ति की लागत में से कम कर दिया जाता है और शेष राशि पर ही हाथ स्वीकृत होता है। उदाहरणार्थ, यदि सोलर प्लांट लगाया जाता है जिसकी लागत 10 लाख रुपए है और उस पर 2 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त होती है तो उसकी लागत 8 लाख रुपए मानी जाएगी और जहां कहीं पर भी हाथ लगाने की आवश्यकता होगी वहां पर 8 लाख रुपए पर ही हाथ स्वीकृत होगा। नंबर 4, किसी विशेष क्षेत्र के विकास हेतु प्रदान की गई सहायता राशि जैसे ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र आदि। 27, यदि कोई धनराशि बिना प्रतिफल के प्राप्त हो जो 50,000 रुपये से अधिक है तो समस्त प्राप्त राशि। 28, कोई अचल संपत्ति यदि बिना प्रतिफल के प्राप्त हो जाए जिसका मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो तो जो संपत्ति का मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्य होगा वह राशि कर योग्य आय मानी जाएगी। 29, यदि कोई अचल संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बदले में प्राप्त की हो जिसका मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो तो संपत्ति के मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्य का प्राप्त प्रतिफल से अधिक के वाली राशि कर योग्य आय होगी। आय की उपरोक्त वर्णित सभी बिंदुओं में जो हमने विवरण दिया है वह संपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराती है। यह केवल आय का क्षेत्र बताती है। समय समय पर न्यायाधीशों ने आय को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। हमें न्यायाधीशों की परिभाषाओं में सर लाउंस के द्वारा आयकर आयुक्त बनाम शॉ वॉलिस कंपनी के मामले में दी गई अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। आय का अभिप्राय एक सामयिक मौद्रिक प्राप्ति से है जो कुछ नियमितता से तथा निश्चित साधनों से उत्पन्न होती है। आय किसी पेड़ के फल या खेत की फसल के समान है। इस प्रकार अब हम उन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जो किसी भी राशि को आय मानने के लिए
हमें अनिवार्य रूप से देखने चाहिए। नंबर 1, आय का साधन, सोर्स ऑफ इनकम। किसी भी राशि को आय तभी माना जाएगा जब वह किसी निश्चित स्रोत या साधन से प्राप्त होगी। नंबर 2, आय की नियमितता, रेगुलरिटी ऑफ इनकम। आय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक रूप से नियमित प्राप्त हो सकती है, लेकिन एक मुश्त या केवल एक बार प्राप्त राशि जैसे ग्रेच्युटी भी आय है। कुछ आय नियमित नहीं होती, लेकिन आयकर अधिनियम के अंतर्गत इन्हें आय में सम्मिलित किया गया है। उदाहरणार्थ लॉटरी की इनकम, जुए से होने वाली इनकम, घुड़दौड़ से होने वाली इनकम, क्रॉस वर्ड पजल वर्ग पहेली से होने वाली इनकम आदि। मुद्रा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मनी। किसी भी प्राप्ति को मुद्रा के रूप में प्राप्त होने पर ही आय में सम्मिलित किया जाता है। यदि अमौद्रिक प्रतिफल को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है तो फिर उसे भी आय की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट, आय बाहरी साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। इनकम शुड कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। कोई भी व्यक्ति स्वयं से, अपने आप से आय नहीं कमा सकता। कोई भी व्यक्ति स्वयं से व्यवहार करके आय प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आय का साधन बाहरी होना चाहिए। किसी न किसी से आपको आय प्राप्त करनी चाहिए। इसका अपवाद है, पारस्परिक बीमा कंपनी या पारस्परिक सहकारी समिति अपने सदस्यों से पैसा लेकर उसका भुगतान सदस्यों में ही करती है, परंतु यह उसकी कर योग्य आय होगी। नेक्स्ट, अवैध साधनों से आय, इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्सेज। आयकर में वैध और अवैध आय में कोई भेद नहीं किया गया है। अवैध कार्यों से प्राप्त आय जैसे तस्करी से आय, चोरी डकैती से आय, लाइसेंस का दुरुपयोग करने से आय, ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करने से आय, रिश्वत की प्राप्ति इत्यादि को भी आय में सम्मिलित किया जाता है। ऐसी आय को प्राप्त करने पर होने वाले व्ययों की छूट ऐसी आय से ही दी जाएगी। नेक्स्ट, आय के स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर आय के प्राप्तकर्ता की आय माना जाना। यदि आय की प्राप्ति आय के वास्तविक स्वामी को नहीं हो रही हो तो आयकर उस व्यक्ति पर लगेगा जो आय का वास्तविक स्वामी होगा। यदि स्वामित्व के संबंध में विवाद हो तो भी विवादास्पद आय पर कर निर्धारण नहीं टाला जाएगा। इस आय पर उस व्यक्ति को कर देना होगा जो आय का प्राप्त करता है। नेक्स्ट, आय का उपयोग व आय का मोड, एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। आयकर हेतु आय के निर्धारण के लिए आय के उपयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इनकम तथा आय के मोड डाइवर्जन ऑफ इनकम में अंतर समझना आवश्यक है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी ध्यान दें, प्राय करके एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछा जाता है। यदि करदाता का आय अपनी स्वयं की इच्छा से उपयोग करता है या प्रयोग में लाता है या हस्तांतरण करता है तो इसे आय का उपयोग कहेंगे। आय का उपयोग करदाता की आय मानी जाती है तथा करदाता को ऐसी आय पर कर देना होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी ने 5 लाख रुपए का वेतन प्राप्त किया, उसमें से 1 लाख रुपए का भुगतान उसने अपने यहाँ पर काम करने वाले एक नौकर को कर दिया, लेकिन यह 1 लाख रुपए उसकी आय में से घटाया नहीं जाएगा और उसे पूरे 5 लाख रुपए की आय पर कर देना होगा। लेकिन यदि किसी अनुबंध के अंतर्गत करदाता द्वारा आय का कोई भाग अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति को चुकाया जाता है या कोई आय किसी दूसरे व्यक्ति को देने के प्रयोजन से प्राप्त होती है तो इसे आय का मोड कहेंगे और आय का मोड प्राप्तकर्ता की आय नहीं होगी। आय का मोड करदाता की आय नहीं मानी जा सकती, अतः इस पर करदाता द्वारा कोई कर नहीं दिया जा सकता। आय के उपयोग एवं आय के मोड पर हम कुछ उदाहरणों से व्याख्या करेंगे। कर्मचारी के वेतन में से प्राप्त होने वाली सभी कटौतियां जैसे बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि को आय का उपयोग माना जाता है, अतः कर्मचारी को वेतन की सकल आय पर कर देना होगा, न कि इन कटौतियों को काटने के बाद बचे हुए शुद्ध वेतन की राशि पर। आय के मोड का उदाहरण है, यदि अ व ब सम्मिलित रूप से एक पत्रिका में लेख लिखते हैं और पत्रिका के नियमानुसार पूरे पारिश्रमिक के रूप में 1000 रुपये का चेक लेखक अ को भेजा जाता है, तो यदि अ इनमें से आधी राशि 500 रुपये ब को दे देता है तो यह आय का मोड होगा और इसमें अ की आय 1000 रुपये नहीं होकर अ की आय 500 रुपये होगी और 500 रुपये ब की आय मानी जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, यदि किसी व्यक्ति को किसी वसीयत अथवा न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी मकान अथवा अन्य साधनों से आय में हिस्सा दिया जाता है तो इसे भी आय का मोड माना जाता है। नेक्स्ट, प्राप्ति के देय होते ही आय होना। यदि कोई आय गत वर्ष में अर्जित कर ली गई है या उदय हो गई है तो उस पर आयकर उसी गत वर्ष में लगेगा
चाहे वह प्राप्त कभी भी हो। जैसे किसी कर्मचारी का 2 माह का वेतन बकाया है तो भी आयकर 12 माह के वेतन पर लगेगा, यानी प्राप्त न होने पर भी आय वेतन अर्जित हो चुका है, इसलिए पूरे 12 माह के वेतन पर उसे आयकर अधिनियम में कर देना होगा। नेक्स्ट, मूल्य वृद्धि आय नहीं है। इंक्रीज इन प्राइस इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज इनकम। संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि होने से बढ़ा हुआ मूल्य आय नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं जो मैंने 900 रुपये के भाव से खरीदे। आज के दिन उनका भाव 1720 रुपये हो गया है। तो ये जो मूल्य में वृद्धि हुई है वह मेरी आय तब तक नहीं होगी जब तक मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर वास्तव में बेचकर आय को अर्जित नहीं कर लेता। केवल मूल्य में वृद्धि को आय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, संभावित आय को भी आय नहीं माना जाता। पॉसिबल और प्रोबेबल इनकम इज ऑल्सो नॉट टू बी ट्रीटेड एज इनकम। संभावित आय को उस समय तक आय नहीं माना जाएगा जब तक वह प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट, स्थायी या अस्थायी स्रोत। आयकर की दृष्टि से आय के स्थायी या अस्थायी स्रोत में कोई अंतर नहीं है। अस्थायी स्रोत से आय मिले तो भी आय है और स्थायी स्रोत से आय मिले तो भी आय है, और दोनों को ही आयकर अधिनियम में कर योग्य बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रथम बार प्राप्त होने पर आय है तो आय होगी, अन्यथा उसे आय नहीं मानेंगे। कोई प्राप्ति आय है या नहीं यह उसी समय निश्चित हो जाता है जबकि वह प्राप्त की गई है। यदि कोई राशि प्राप्त करते समय आय है तभी उसे आय माना जाएगा, अन्यथा नहीं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति संपत्ति के विक्रय का अनुबंध करते समय क्रेता से कुछ राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त कर लेता है और बाद में क्रेता उस संपत्ति को क्रय नहीं कर पाता है और विक्रेता उस राशि को जब्त कर लेता है। जब्त की गई राशि आयकर की दृष्टि से विक्रेता की आय नहीं मानी जाएगी, लेकिन यदि करदाता किसी विशेष वस्तु या का व्यवसाय करता है और उसके बदले में प्राप्त अग्रिम राशि को जब्त कर लेता है तो वह उसकी आय मानी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को कोई राशि या संपत्ति उपहार में या भेंट स्वरूप प्राप्त होती है तो ऐसी प्राप्ति आय नहीं मानी जाएगी। हालांकि आयकर अधिनियम में दिए गए अन्य प्रावधान इस पर लागू होंगे। एक और बात उदाहरण से हम यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा है और उसको ट्रेन में एक बैग पड़ा हुआ मिलता है जिसमें हजारों रुपयों की राशि पड़ी हुई है। वह क्योंकि प्राप्त करते समय उसके लिए आय नहीं थी, उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया और भरकस कोशिश की कि उसका मालिक का पता लग जाए, परंतु मालिक का पता नहीं लगा और वह सारी राशि की उस व्यक्ति की हो गई जिसको कि यह प्राप्त हुई। तो यह आयकर अधिनियम में कर योग्य नहीं होगी क्योंकि प्राप्त करते समय वह उसकी आय नहीं थी। नेक्स्ट, धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां। यदि कोई राशि धर्मादा आदि के संबंध में प्राप्त की जाती है तो उसे आय नहीं माना जाएगा क्योंकि प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्राप्त करने के बाद वह जिस प्रायोजन के लिए उसको मिली यह राशि उस पर व्यय कर देता है या व्यय किया जाता है। नेक्स्ट, पिन राशि आय नहीं है। पिन मनी इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज इनकम। किसी स्त्री द्वारा अपने पति से घर खर्च इत्यादि के लिए प्राप्त धनराशि में से यदि कोई राशि बचा ली जाती है तो उस बची हुई राशि को पिन राशि कहा जाता है और आयकर अधिनियम में इस बचाई गई राशि को आय नहीं माना जाता है। परंतु यदि यह बचाई गई राशि बैंक में जमा करा दी जाती है और उस पर ब्याज प्राप्त किया जाता है तो प्राप्त होने वाला ब्याज उस स्त्री की कर योग्य आय कहलाएगी। नेक्स्ट, आय में हानि भी शामिल है। इनकम इंक्लूड्स लॉसेस। यदि किसी आय के स्रोत से आय के स्थान पर हानि होती है तो उस हानि को अन्य आयों से समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार आय ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, यानी आय प्लस भी हो सकती है और आय माइनस भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति को एक संपत्ति बेचने से पूंजी लाभ हुआ 1,00,000 रुपये और किसी दूसरी संपत्ति को बेचने से पूंजी हानि हुई 1,50,000 रुपये, आयकर अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 1,00,000 में से 1,50,000 रुपये की हानि को घटाया जाएगा तो उसके आय के स्थान पर -50,000 रुपये की आय होगी, यानी आय के स्थान पर हानि होगी और वह भी आयकर की विवरणी में दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है, यदि कोई हानियाँ कटौती योग्य नहीं है तो उनको घटाने की इजाज़त नहीं होगी और उनके कारण से किसी भी प्रकार की हानि को विवरणी में नहीं दिखाया जाएगा। जैसे लॉटरी से यदि कोई आय प्राप्त होती है तो वह कर योग्य होगी, परंतु यदि लॉटरी में कोई हानि हो जाती है, जैसे आपने टिकट खरीदे परंतु इनाम नहीं आया, तो ये टिकट की धनराशि को जो भी आपने व्यय की है उसे घटाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट,
मूलधन एवं ब्याज का समायोजन। यदि किसी प्राप्ति के संबंध में यह स्पष्ट न हो कि यह राशि मूलधन की है या ब्याज की है, तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी प्राप्त राशि को सर्वप्रथम ब्याज प्राप्ति मानेगा और शेष राशि को मूलधन मानेगा। ऐसा इसलिए है ताकि इस राशि को कर योग्य आय में सम्मिलित किया जा सके। अब हम अगला बिंदु सीखेंगे जो उपरोक्त परिभाषाओं के विवरण को समझने के बाद में जानना जरूरी है। आय को सिद्ध करने का भार किसका है, यानी कोई धनराशि जो प्राप्त हुई है या अर्जित की गई है वह आय है या नहीं है, यह कौन सिद्ध करेगा। करदाता की किसी